हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। हम लोग ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड में कंपोनेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं। उसमें हमने देखा 7 कंपोनेंट्स होते हैं। हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में और प्रोटीन के बारे में बात कर ली है। यहाँ से शुरू करते हैं इस लेक्चर में विटामिन्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, देखते हैं। विटामिन्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आपको आंखें अच्छी चाहिए, आंखों पे चश्मे ना लगवाने हो। ठीक है, वो अलग बात है कि आप जितने मर्जी विटामिन्स ले लो, लेकिन रात को चद्दर और कंबल के अंदर अंधेरे में घुस घुस के फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अपने निब्बे निब्बियों को खुश कर रहे हो, बेबी सोना जादू टोना ये सब कर रहे हो, तो आंखें तो फिर भी ख़राब होंगी उससे। आपके दांतों को हेल्दी रखने के लिए, मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए और हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। खाना जो भी आपने ठूसा है उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो सके, विटामिन इसमें भी हेल्प करते हैं ये चीज़ सुनिश्चित करने में कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके, आपकी ग्रोथ नॉर्मल तरीके से हो और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो विटामिन का एक अहम रोल ये होता है, सारे रोलों में से वो ये होता है, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई डिसीजेस हमें प्रभावित करते हैं, हमें बीमार करने के लिए, उन डिसीजेस से एक बचाव का, एक शेल का, एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं विटामिन्स, जो लोग उनको रेगुलरली इनटेक करते हैं। विटामिन्स जो हैं हमारे शरीर को बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर चाहिए होते हैं, याद रखना है इस बात को। विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, सॉरी, विटामिन्स जो हैं दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन उनका जो फूड के अंदर जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल है। कहने वाली बात ये कि आप भले ही इसको कम मात्रा में लो, लेकिन आपके खाने के अंदर किसी ना किसी प्रकार के, अभी हम वो प्रकार भी देखते हैं, किसी ना किसी प्रकार के विटामिन्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए अच्छी आंखें, अच्छे दांत, हेल्दी मसूड़े, हड्डियाँ, प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ और गुड हेल्थ। ठीक है, बड़े सारे विटामिन्स के बारे में जो हम जानते हैं, उनमें से कुछ विटामिन्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखना कि विटामिन्स जो हैं वो जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उनसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, एन, के, ये सारे विटामिन्स होते हैं। ठीक है, उन केसेस के अंदर जहां पर राइटर आपको ये कह रहा है कि सेम लेटर यूज होता है एक से ज़्यादा विटामिन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम उस लेटर के आगे दोस्तों नंबर डाल देते हैं। लाइक 1 2 3 4, उसकी लोअर पोजीशन में थोड़ा सा नीचे। कहने का मतलब क्या है, अगर विटामिन बी है, हमें लिखना है कि बी के और भी तरह के विटामिन होते हैं, तो हम उसके आगे लिख देंगे B1, B2, यही कह रहा है। अब वो 6 क्लास की एनसीईआरटी तो बच्चों की तरह एक बारी बस आपको वो रूबरू करवा रहा है। विटामिन B1 इज रिटन एज B1, B2 is written as B2। कुछ जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो क्या है, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई, एन, के। अब ध्यान से सुनना। मेजर ग्रुप ऑफ विटामिन हमने देखा कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये होता है। ठीक है, एफ जी एच नहीं होता है, के होता है। अब ध्यान से सुनना, जो बी है ना, बी ग्रुप जो है, उसमें विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। अगर आप इन चारों को मर्ज कर दो ना, इन चारों को B1, B2, B6, B12, ये देख लो, B1, B2, B6 एंड विटामिन B12, इन चारों को इकट्ठे बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि बी, विटामिन बी एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अन्य प्रकार हैं, उसका फर्दर सब कैटेगराइजेशन है इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 6 एंड 12। 1, 2, 6 एंड 12, इसको बोला जाता है, इन चारों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन चाहिए होते हैं छोटी क्वांटिटी में ही सही, जैसा कि आपसे वो ऊपर लाइन बोल रहा था, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन हमारे फूड में जरूर ये एसेंशियली होने ही चाहिए अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है।
अलग अलग वाइटामिन के वो जानते हैं हम लोग कि अलग अलग वाइटामिन हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनटेक करते हैं तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जानते हैं कि कौन सा वाइटामिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, राइटर ये कह रहा है आपसे अच्छे खासे अमाउंट में अगर वाइटामिन प्रेजेंट हो ना, दे कैन डू मिरेकल्स इन योर बॉडी। कैसे? सबसे पहले रोल समझते हैं वाइटामिन ए का। विटामिन ए क्या करता है, ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि विटामिन के अलग अलग प्रकार के फंक्शन को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपको फिर भी एक बार के लिए समझना पड़ेगा इसे। ठीक है, जो ए है, विटामिन ए हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आइज को, स्किन को और बालों को। विटामिन ए ज़रूरी है अगर हमें आंखें अच्छी मेंटेन रखनी है, हेल्दी स्किन चाहिए और अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए। वेरियस सोर्सेज जो विटामिन ए के होते हैं जो खानों में पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं? पर्सन अगर दूध पिए, बटर खाए, गाजर खाए, जो मछली का तेल होता है उसके लिवर से निकलता है, कॉड लिवर ऑयल, फर्स्ट लिवर ऑयल, अंडे, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो और पपीता यानी कि पपाया, इन सभी फूड मटेरियल्स में एक अच्छे अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े विटामिन में, बताओ। जैसे बहुत लोगों के लिए आप में से साइंस नहीं है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना, बताओ। उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि ये तो 6 क्लास का हमें पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, भूल जाते हैं, बचपन में पढ़ी थी, रिवाइज नहीं करा। हम फ्रेश तरीके से जानने बैठे हैं यहाँ पर साइंस एज अ सब्जेक्ट को फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी। कोई दिक्कत तो नहीं लगी किसी भी शब्द में, बताओ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया ना क्या होता है? क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ विटामिन बी होता है क्या? अगर आपको ऑप्शन आ जाए ये बताना जरा, इनमें से क्या चीज़ें ठीक होंगी मयूर? विटामिन ए, डी, ई, B6, B12 और B2। तो बताओ इनमें से कौन कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है? B6, B12 एंड B2, बी वाले। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, अब आप कहोगे ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, आप जब पूछ ही रहे हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यार फिर ईशा, इंसान शक कर जाते हैं ना कि यूपीएससी में पक्का इसमें कोई ना कोई ट्रिक होगी, जरूरी नहीं है बी कॉम्प्लेक्स है तो सारे के सारे ये बी वाले ही हो, है ना? क्योंकि ये वाला कॉन्फिडेंस में वो लूज कर सकता है पर्सन सौगंधा जिसने पढ़ नहीं रखा हो, है ना? मतलब एक सिंगल बार भी जिसने उठाकर नहीं देखा बुक को, पढ़ ही नहीं रखा है, तो वो फिर इस क्वेश्चन के ऊपर भी शक करेगा। बताओ सौगंधा गलत बोल रहा हूं मैं? कि वो सोचेगा ना पक्का कि ए, डी और ई यहां पर दे रखे हैं तो पक्का यहां पर भी कोई ना कोई ट्रिक होगी शायद से। ये चीज होती है, ठीक है। अब विटामिन B1 हम लोग हायर स्टैंडर्ड में जानेंगे सारे के सारे जो विटामिन बी ग्रुप के जो पार्ट होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्कशन में बी कॉम्प्लेक्स में से किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन बी की बात नहीं कर रहे हैं। विटामिन बी की अगर बात कर रहे होते तो बी का एक कंप्लीट सेट होता है। हम लोग यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में किसको देख रहे हैं? सबसे पहले विटामिन B1 को। B1 जो है ना, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना जब आप इस बुक को रिवाइज कर रहे होगे, इस मटेरियल को रिवाइज कर रहे होगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको ये वाली बात, हम विटामिन बी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर बी के बारे में बात कर रहे होते तो B1 के बारे में भी बात कर रहे होते, B2 के बारे में भी बात कर रहे होते, B6 का भी जिक्र होता और B12 का भी जिक्र होता। लेकिन हम इन सब में से अभी ये जो डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं? तो जितनी भी बातें हैं ना सौगंधा, वो सिर्फ B1 से रिलेटेड है अभी, ठीक है, इस डिस्कशन में जो हमारे टेक्स्ट के सामने दिख रहा है। ओके, आपको ना बी को कंसिडर करना है टोटल तरीके से, ना B2 को, ना B6 को, ना B12 को, सिर्फ इसको देखना है B1 को जब हम नीचे वाली बातें कर रहे हैं। ओके, विटामिन B1 एसेंशियल है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारी नसों के लिए और हमारी मसल के लिए। विटामिन B1 अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होता है कौन कौन से खाने के आइटम्स में? दूध में, अंडों में, मीट में, होल ग्रेन सीरियल्स में, लाइक कुछ अनाज लाइक ग्रेन्स एंड राइस, आलू में, यीस्ट में और ग्रीन वेजिटेबल्स में। यीस्ट बेसिकली क्या होता है?
इसको हिंदी में बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खमीर बोला जाता है इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खमीर किसी भी चीज को फुलाने के काम आता है। आजकल होने क्या लगा है, जैसे कई लोग ना, जो बेकरी होती है ना सौगंधा, ईशा, तो वहां पर जाकर ये बोलते हैं कि ये केक एगलेस है क्या, एगलेस है क्या। तो जब बेकरी वालों को ये चीज बहुत कुछ रिसेंट ईयर्स में रियलाइज होने लगी ना कि काफी लोग जो केक है वो कभी कभार भगवानों वगैरह का भी कटवा देते हैं, लड्डू गोपाल वगैरह के लिए भी कटवा देते हैं, तो अच्छी खासी डिमांड एगलेस केक के लिए भी आती है। अब सौगंधा, चैलेंज ये आता है कि अगर फ्लफी केक बनाना है तो बिना अंडों के वो फूल नहीं सकता। पहले ऐसी धारणा हुआ करती थी। अब क्या है, अगर अच्छी क्वालिटी का यीस्ट, ये जो चीज दिख रही है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र होता है केक के लिए। जितना अंडे डालकर केक फ्लफी बनाया जा सकता है, लेकिन अंडे डालकर बनाएंगे तो अब वो भगवान को तो भोग में नहीं चढ़ाया जा सकता। या कोई फैमिली है जिसको एगलेस केक ही खाना है, या कोई पर्सन है, कोई भी मिलाकर वो प्योर वेजिटेरियन है, वो नहीं खाना चाहता, तो फिर उसके लिए तो ओकेशन बर्बाद है। लेकिन बेकरी वालों को तो केक बेचना है, और ऐसा बेचना है कि एग डालने की क्या जरूरत है, एगलेस केक ही बना दो सारे के सारे, है ना। जरूरी थोड़ी ना, कोई ये कहने थोड़ी ना आता है बेकरी के पास, बताओ जैद, कि मुझे अंडे वाला केक ही चाहिए, है ना। बस केक सॉफ्ट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फ्लफी होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, है ना। तो अब आजकल केकों को यीस्ट डाल के फुलाया जाता है। ठीक है, यीस्ट वैसे बड़े सारे खाने में, जैसे मतलब मान लो अगर खमीर उठाना है फॉर एग्जांपल, मान लो कि रुमाली रोटी बन रही है, छोले भटूरे में जो भटूरे बन रहे हैं उनमें भी डालकर ना इसको आटे मैदे में ना फ्लफी बनाया जा सकता है, उसको सॉफ्ट बनाया जा सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यीस्ट ना एक्चुअली जिंदा होते हैं, दे आर अलाइव। हालांकि जब भी ये लाते हैं बॉटल वगैरह में, वो प्रॉपर ऐसे ही होते हैं, यू विल नॉट फील दे आर अलाइव। लेकिन जैसे हम प्लांट्स को कहते हैं ना, दे आर अलाइव, दे आर लिविंग, यीस्ट ना जिंदा होते हैं। कैसा दिखता है यीस्ट, दिखा देता हूं। ये रही, पहले तो मैं बॉटल ही मिल गई। अब आप ये देख रहे हो, ये छोटे 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 जो चीज़ दिख रही है, बेकर्स इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, ठीक है, बेकरी शॉप में यूज़ होता है। और ईस्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, इसको देख लो आप। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े दाने के होते हैं। अब ना जब भी हम इसको किसी में डालते हैं ना, जैसे मतलब मान लो आपने आटा या मैदा गूदा, मैंने बोला ना अभी छोले भटूरे वगैरह मैदे में, रुमाली रोटियों में यूज़ होता है, तो आपने अगर यीस्ट मिला दिया ना, तो वो चीज़ ऐसे ना फ्लफी हो जाती है। अब आप देख रहे हो ये चीज़ कैसे फूली फूली सी है। तो जब भी हम इसका बाइट लेंगे, क्या ये सॉफ्ट होगा, काफ़ी फूला हुआ होगा ना। और बटर, या अगर मान लो कि हम इसको गार्लिक ब्रेड के तौर पर खा रहे हैं सौगंधा, ठीक है, तो पूरा का पूरा गार्लिक और जो बटर का टेस्ट है वो पूरा समा जाएगा ना इसके अंदर आराम से, और सॉफ्ट होगा ना, काफ़ी देखने से ही लग रहा है ना। ये यीस्ट की वजह से होता है। यहाँ देखो, जैसे मान लो भटूरे बनाने हैं हमें, ऐसे डाल दिया। अब मैदा अपने आप में कभी इतना फूलता है क्या, आटा इतना अपने आप में फूलता है क्या कभी, नहीं ना। ये देखो, ये नीचे से फूला हुआ है क्योंकि इसके अंदर यीस्ट डाला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो कहेंगे हाँ, इसकी ना फर्मेंटेशन होती है। जैसे अब ये जो बुलबुले जो ये चीज़ छोड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये चीज़ प्रूव करता है कि यीस्ट ना जिंदा हो। वैसे तो ये मैं आपको साइंटिफिकली बता ही रहा हूँ, लेकिन ये बुलबुले जब आ जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, बबल्स, ये दिखाते हैं यीस्ट जिंदा होता है, ठीक है। और ये यीस्ट बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाऊं, यीस्ट केक, केकों को जितना भी ये फ्लफी बनाना है, आजकल जो चीज़ ये चली है ना, आप लोग जानते होंगे कि आजकल बड़ा एक फेमस चीज़ चली है केक की वैरायटी में, चीज़ केक, है ना सुगंधा, सुना होगा चीज़ केक। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा यीस्ट डलता है उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए, ज़्यादा फ्लफी बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि फिर अंडे नहीं डालने पड़ते केक के अंदर। देखो इतना इतना मोटा बन जाता है। अब बिना अंडे के, नॉर्मल धारणा तो यही होती है ना कि बिना अंडे के केक को इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता, केक पेस्ट्री वगैरह को, लेकिन यीस्ट डाल के ये वाला काम हो सकता है, ठीक है। और सुगंधा, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, आई नो तुमने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी ठीक है।
सुगंधा की लाल टपकने लग गई, इतना था देख के हैं। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। चलो कुछ मीठा देख लिया सुगंधा, अब तुम्हारे लिए कुछ खट्टा भी दिखा देते हैं, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी नेसेसरी है दांतों को, मसूड़ों को और जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी ना एक रेजिस्टेंस डेवलप करे ताकि इन्फेक्शन से और हम डिसीजेज से लड़ सकें। यानी कि रेजिस्टेंस अगर हमारी बॉडी डेवलप करती है किसी इन्फेक्शन के लिए या फिर लड़ सके, अगर इतनी केपेबल बनती है। जर्नली ये वाला काम ईशा जैद हम लोग दवाइयाँ खाकर करते हैं ना, एंटीबायोटिक्स खा ली और उसकी वजह से हमारी बीमारी दूर हो गई और बुखार उतर गया और कोल्ड, वायरल फीवर, इन सब से राहत मिल जाती है ना। लेकिन अगर हम विटामिन सी अपनी डाइट के अंदर इनटेक कर रहे हैं ना, तो हमें बाहर से ऊपरी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता खुद अंदरूनी अपने आप ही बनने लग जाएगी। विटामिन सी जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, हमारे डाइट में क्या चीज होनी चाहिए फिर ऐसी, सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए, ऑरेंजेस, लाइम, लेमन, आंवला जिसको इंडियन गूसबेरीज कहते हैं। तो कई लोग ना, अब आंवला को ऐसे खाना ना खतरनाक होता है, बहुत खट्टा होता है, खतरनाक इन द सेंस, मतलब आई एम सॉरी, खा तो ऐसे सकते हो लेकिन वो ना यक लगता है। अब सुबह सुबह उठ के जैसे कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें ना आंवला वगैरह खाली पेट खाना चाहिए, है ना। अब या रात को सोने से पहले खाओ। अब सुबह सुबह उठ के, अब आंवला कड़वा भी है, खट्टा भी है। अब कैसे आप अपना ऐसे दांत या ऐसे मुंह को रखकर सुबह सुबह या रात को सोने से पहले कैसे कर लोगे। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या होता है, आप आंवले की गोलियां खा लो। कई लोग दूध के साथ, विच इज़ वेरी हेल्दी, अमृत है बिल्कुल, आंवले का मुरब्बा खा लो, ठीक है। वो भी ज़्यादा शुगरी वाला होता है, तो उसको पानी में कई लोग धोकर के उसका पूरा जो चाशनी है वो हटाकर तो हम मुरब्बा खा लेते हैं। अब बूढ़े लोगों को ना जैद जीने की इच्छा बहुत होती है, 90 साल के हो गए लेकिन उनको लगता है 90 और हिट कर जाए, है ना। आपने रेजिस्टेंस में खड़े हुए ऑल टाइम हाई पे, वहां से फॉल होने वाला है, बिल्कुल ऑल टाइम लो जाने वाला है, लेकिन फिर भी उनकी चाहते थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाए। तो बुड्ढों को देखो आप, ईशा दूध के गिलास के साथ आंवले का मुरब्बा हर बुड्ढे के बिल्कुल टेबल के बगल में मिलेगा आपको, ठीक है। टमाटो, गुआवा और ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर, चाहे छोटी मात्रा में चाहे बड़ी मात्रा में, विटामिन सी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। लेकिन उन फ्रूट्स की बात करें, उन वेजिटेबल्स की बात करें, तो वो है टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स में ऑरेंजेस, लाइम, लेमन, एज वेल एज आंवला, इंडियन गूसबेरी। ऑरेंजेस सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, क्योंकि नींबू को हम वैसे तो चाट नहीं सकते, सलाद वगैरह में सब्जी में डाल सकते, लेकिन ऑरेंजेस हम ऐसे खा सकते हैं, है ना। तो हमारे इससे ना जो चोट लग जाती है वो जल्दी हीलिंग हो जाती है, बॉडी को बीमारी नहीं लगती, छोटे मोटे डिसीजेज जल्दी टल जाते हैं, और अगर डिसीज हावी हो भी गया ना तो वो ठीक जल्दी हो जाता है फिर वो, ठीक है। हमारी बॉडी कैपेसिटी भी डेवलप कर लेती है, एक रक्षा कवच, सुरक्षा कवच डिसीजेस से लड़ने का, अगर विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा के अंदर हमारे शरीर में है तो, ठीक है। ये होता है आंवले का मुरब्बा। जैसे आंवला अपने आप में बहुत खट्टा, थोड़ा थोड़ा कड़वा वगैरह सा होता है, तो उसको चाशनी में कई दिनों महीनों तक अगर भिगो के रखो ना तो बहुत सॉफ्ट बन जाता है। आंवले को ना दांत से काटना ना इतना आसान भी नहीं होता है, जैसे अगर आप इसको देखो ना, और टेस्ट भी फिर हर किसी के बस की बात नहीं होता है, कोई खा सके। कि सब्जी वाले भैया से आपने खरीदा, चाकू से आराम से कटता भी नहीं है और फिर खाने लायक एकदम से रहता नहीं है, ओके। दूध वगैरह के साथ फिर एकदम से इतना खट्टा कुछ खाओगे तो हो सकता है कि पेट खराब हो जाए। तो बात ये होती है कि इसके लिए कई लोग मुरब्बा इसका प्रेफर करते हैं। अब ये मुरब्बे के अंदर जो चाशनी है, जो डायबिटिक पेशेंट है या कुछ भी है, तो कुछ नहीं करना होता है। इस मुरब्बे को लो, ये पानी के नल के नीचे धो लो, वाटर बॉटल में जो जो भी पानी है उससे धो लो, और उसके बाद फिर ये चाशनी उतर जाती है और दूध के साथ इसको इनटेक कर लो। कई लोग ऐसे ही खाते हैं, देखो आंवले का मुरब्बा मैंने लिखा, मिल्क अपने आप आ गया यहाँ पर, तो कई लोग दूध के साथ इसका सेवन करते हैं। काफ़ी ये दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्दी मानी जाती हैं, बहुत हेल्दी। अगर आपको आई साइट अच्छी करनी है, आपको स्टेमिना चाहिए, आपको एनर्जी बहुत हाई लेवल का चाहिए, आपको बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए,
ठीक है। और डाइजेशन अच्छा चाहिए, कुछ भी है उसके लिए, मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से वरदान है। आयुर्वेदिक कंटेक्स्ट में आंवले को वरदान माना जाता है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। आंवले की कैंडीज भी आती हैं। कई लोग जैसे अगर बच्चों वगैरह को मुरब्बा नहीं खाना होता, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के अंदर शुगर है या वो है, तो इसकी गोलियां भी आती हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज वेरी गुड। ठीक है, इसको भी आप दूध वगैरह के साथ खा सकते हो। तो आंवला एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, और इसकी वजह से आपकी कैपेसिटी टॉलरेंस वगैरह डेवलप होती है इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने की, और बीमारियां इतनी नहीं लगती शरीर को। ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। जो विटामिन डी है ये नेसेसरी होता है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे शरीर को मदद करता है कि हम खाने से ना कैल्शियम मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकें। अगर किसी खाने में कैल्शियम मिनरल है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये इसका वन ऑफ द, आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। विटामिन डी से ये मदद हो जाती है, कैल्शियम को निचोड़ के हड्डी तक पहुंचा देता है। और ये जो कैल्शियम है, इसी से तो हमारी हड्डी और दांत वगैरह बने हैं। और ये स्ट्रांग भी रहते हैं और हार्ड रहते हैं, अगर कैल्शियम जितना अच्छा मिलेगा अगर हमारे शरीर को। विटामिन डी किन किन खानों के अंदर मौजूद होता है? दूध के अंदर होता है, मछली के अंदर होता है, अंडों के अंदर होता है, बटर में होता है, कॉड लिवर ऑयल में होता है। कुछ कुछ विटामिन डी ना कुछ कुछ विटामिन डी हम लोग अपनी बॉडी में बिना कुछ खाए भी इनटेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने शरीर को सूरज की किरणों के सामने एक्सपोज कर दें। एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम जाके छत पे जाके नंगे खड़े हो जाओ, लेकिन सर्दियों में आप ये काम कर सकते हो। गर्मियों में करना मूर्खता है, चल जाएगी खाल, है ना, बेहोश हो जाओगे, कम पढ़ पाओगे, स्टेमिना कम लगेगा, चिड़चिड़ाहट मचेगी और पसीना आएगा। ठीक है। हमारे देश में न्यूबॉर्न बेबीज को धूप में रखा जाता है सर्दियों के दिनों में, थोड़ी देर के लिए उनको बिठाया जाता है रोज कुछ कुछ घंटों के लिए, ताकि उनकी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस हो सके। और बच्चों को जब ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी मिलता है, छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी के दूध के अलावा तो कुछ पीते नहीं है, वही उनका खाना होता है ना, पैदा होने के कुछ टाइम तक। तो विटामिन डी जब उनको धूप से ऐसे मिलता है ना, तो उसकी वजह से एक डिसीज प्रिवेंट होता है उनके अंदर, जो कि हो सकता है, मे नॉट गॉड डू सो, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, रिकेट्स। ये तो हम क्या कह सकते हैं? क्या हम रिकेट्स को ये बोल सकते हैं इट इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है। रिकेट्स वाले बच्चे में ना ऐसे पैर हो जाते हैं उसके, देख रहे हो शेप? ये हो जाता है बेबी के साथ रिकेट्स में, पैरों की शेप ऐसी हो जाती है। और ये क्यों हुआ है? हड्डियां क्योंकि नॉर्मल नहीं रही, या तो वो अंदर की तरफ, ये तो देखो जांघों की तरफ से कर्व आ जाता है, जो घुटने में कटोरे होते हैं उनमें गैप आ जाता है, ब्रिज हो जाता है, गैप है ना, ये वाइड हो जाता है, सॉरी, या उनके बीच में गैप ब्रिज हो जाता है। कैसा भी पोस्चर होता है, लेकिन नॉर्मल फिर शेप नहीं रहती। और वो चीज़ ना बच्चों के बच्चों के चलने में पता लगती है। जैसे इसको देखो, ये पता लगती है।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मिनरल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।